हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की बायोलॉजी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, यह आपका पहला चैप्टर है। इसमें आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये अलग अलग तरीकों से कई बार पूछा गया है। आवृत बीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इस तरीके से एक आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आवृत बीजियों में मादा युग्मोद्भिद पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। मादा युग्मोद्भिद का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। इस तरीके से भी कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मादा युग्मोद्भिद के विकास का केवल रेखीय चित्र बनाइए। इस तरीके से भी पूछा गया है। पुष्पीय पौधों में मादा बीजाणुधानी का युग्मोद्भिद सहित नामांकित चित्र बनाइए। इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इन सब का जवाब हम इस लेक्चर्स में देने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखना इन सभी क्वेश्चनों को एक ही आंसर में जो है इसको हम अच्छे समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गुरु बीजाणु जनन क्या है। यानी जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुरु बीजाणु जनन आपसे पूछा गया है, पहले इसके बारे में जानते हैं। इसके बाद जो है मादा युग्मोद्भिद के विकास पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें गुरु बीजाणु जनन, अब ये गुरु बीजाणु जनन होता क्या है, तो इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि पुष्पीय पौधे विषम बीजी होते हैं। जो पुष्प वाले पौधे होते हैं ये विषम बीजी होते हैं, अर्थात इन पौधों में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं। यानी विषम बीजी का मतलब दो प्रकार के बीजाणु इस पुष्पीय पौधे जो होते हैं ये विषम बीजी होते हैं। विषम बीजी का मतलब इसमें दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। अब दो प्रकार के बीजाणु कौन हो सकते हैं भाई? एक मेल हो सकता है, दूसरा फीमेल हो सकता है, इसके अलावा तीसरा थोड़ी कोई होगा। तो कहने का मतलब जो पुष्पीय पौधे होते हैं ये विषम बीजी भी होते हैं, मतलब विषम बीजी होते हैं। इसमें दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात? जो भी पुष्पीय पौधे होते हैं ये विषम जीवी होते हैं, विषम बीजी होते हैं तथा ये दो प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। एक को कहा जाता है लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर्स। लघु बीजाणु, लघु मतलब छोटा बीजाणु, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स जो नर युग्मोद्भिद, भाई नर बीजाणु से नर युग्मोद्भिद बनता है, मेल गैमेट्स बनता है। नर से मेल है तो मेल गैमेट्स बनाएगा, फीमेल है फीमेल गैमेट्स बनाएगा। तो वही कहा गया कि लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स जो नर युग्मोद्भिद यानी मेल गैमेट्स बनने वाली कोशिकाएं होती है। भाई नर माइक्रोस्पोर्स जो होगा लघु बीजाणु बोला जाएगा, और जो नर युग्मोद्भिद बनने वाली कोशिकाएं होती हैं। एक तो यह हो गया, और दूसरा है गुरु बीजाणु। एक को कहा गया लघु बीजाणु और दूसरे को कहा गया गुरु बीजाणु। भाई दो प्रकार के बीजाणु जनन का निर्माण करते हैं, तो एक को लघु बीजाणु कहते हैं और दूसरे को गुरु बीजाणु। जो लघु बीजाणु होते हैं वो क्या करते हैं? नर युग्मोद्भिद मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जो गुरु बीजाणु होते हैं इसे मेगा स्पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा। मेगा मतलब बड़ा, मेगा मतलब क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। तो तथा गुरु बीजाणु यानी मेगा स्पोर्स जो मादा युग्मोद्भिद बनने वाली कोशिकाएं होती है। यानी जो गुरु बीजाणु होते हैं मेगा स्पोर्स होता है, ये जो है मेगा स्पोरेंजेसिस गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कहने मतलब मादा युग्मोद्भिद बनने वाली कोशिकाएं होती हैं। समझ में आया गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु? लघु बीजाणु जो छोटे वाले होते हैं वो मेल गैमेट्स बनाते हैं, और जो गुरु बीजाणु होता है मादा युग्मोद्भिद बनाते हैं, ठीक। तो जो मादा युग्मोद्भिद बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं और गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया, ये जो गुरु बीजाणु बनते हैं इनकी जो बनने की प्रक्रिया होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन है। यानी इसी गुरु बीजाणु वाले में अर्धसूत्री विभाजन भी होता है, यानी लघु वाले में नहीं होता है। किसमें होता है? गुरु वाले में। कहने मतलब गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया, यानी जिसमें गुरु बीजाणु बनते हैं उसमें उसकी क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, और गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी अर्धसूत्री विभाजन किसमें हो रहे? गुरु बीजाणु में हो रहे हैं। तो गुरु बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन होने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहलाते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? भाई अर्धसूत्री विभाजन जो मियोसिस की प्रक्रिया होती है, एप्लीकेशन की प्रक्रिया होती है, वो किसमें होता है? गुरु बीजाणु जनन में, यानी मादा जनन कोशिका में होती है। तो मादा जनन कोशिका में होती है तो इसी को जो है गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। समझ में आ गई बात?
गुरु बीजाणु जनन आपसे पूछा गया था कि गुरु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी लिखो, इसका डायग्राम बनाओ। तो गुरु बीजाणु जनन, अब इसको बताने के लिए आप शुरू से बताएंगे कि भाई जो हमारा पुष्पीय पौधे होते हैं ये विषम बीजी होते हैं, यानी इसमें दो प्रकार के बीज बनाते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल। तो कहने वाले विषम बीजी होते हैं, अर्थात इन पौधों में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, एक को लघु बीजाणु जो नर युग्मोद्भिद बनने वाली कोशिकाएं होती है, तथा दूसरा गुरु बीजाणु जो मादा युग्मोद्भिद बनने वाली कोशिकाएं होती है। गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया, यानी जो गुरु बीजाणु बनते हैं इनकी जो प्रक्रिया होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, और गुरु बीजाणु जनन कहलाते हैं भाई जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, उसी को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके डायग्राम की अगर हम बात करें तो देखो अप्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड का चित्र ये है। इसमें देखो ये ऊपर जो खाली वाला जगह है चलाजा बोलते हैं, और ये बीच का ये पार्ट जो होता है इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके किनारे का जो ये भाग है आउटर इंटोगमेंट्स कहते हैं, और इसके भीतर वाले पार्ट्स को इनर इंटोगमेंट्स बोलते हैं। और ये जो ऊपरी वाला ये बीच में जो आप देख रहे हैं ये ऊपर जो बने होते हैं इसे एंटीपोडर्स कहा जाता है। भाई ये जब विभाजन होता है तो ये एंटीपोडर्स बनते हैं, तो ऊपर वाले को एंटीपोडर्स कहा जाता है और नीचे वाले को एग ऑपरेटस, नीचे वाले को एग ऑपरेटस कहते हैं क्योंकि एग ये अंडकोशिका का ये फॉर्मेशन यही होता है, तो एग ऑपरेटस इसे बोलते हैं। और बीच में जो होता है पोलर न्यूक्लियाई होता है। क्या होता है? पोलर न्यूक्लियाई ये बीच में होता है। और ये जो है इंटोगमेंट्स ये आपका है ही है। इधर अगर देखेंगे तो इस पूरे को जो है एम्ब्रियो सैक कहा जाता है, और ये राफे, ये किनारे वाला राफे होता है, और चलाजा ये बीच में रहता ही है। तो इस तरीके से आवृत्त बीजी बीजांड का चित्र जो है आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो समझ में आई बात? तो ये आपका बीजांड जनन होते क्या है समझ में आ गया होगा, और इसका ये चित्र जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जो है मादा युग्मोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है इसको हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। चलिए बच्चों हम बात कर लेते हैं मादा युग्मोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का विकास, यानी जो भ्रूण कोश होता है इसका विकास किस प्रकार से होता है। यानी जो मादा युग्मोद्भिद, हमने आपको बताया कि कोई भी पुष्पीय पादप जो होते हैं इनमें दो प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, एक जो है मेगा स्पोर और दूसरा माइक्रो स्पोर पर बनते हैं। तो जो हमारा मेगा स्पोर होता है ये गुरु बीजाणु जनन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये गुरु बीजाणु जनन से ही जो है बीजांड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो है मादा युग्मोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का विकास, मादा युग्मोद्भिद के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, या इसी को आप भ्रूण कोश का विकास कह सकते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है देखो, ये जितनी बातें लिखी गई हैं इन्हीं को आप डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। कैसे समझते हैं? देखो ये हमारा मेगा स्पोर, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा पुष्पीय पादप में गुरु बीजाणु जनन होता है, तो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में अगर उसमें देखा जाए, गौर से देखा जाए, तो उसमें जो है सबसे पहले 2n जो हमारा मेगा स्पोर मदर सेल होता है, यानी मदर सेल होता है। तो मदर सेल क्या करता है, इसमें मियोसिस की प्रक्रिया होती है, और ये जो है 4 हैप्लॉइड सेल में जो है डिवाइड हो जाता है। ये 4 आप देख रहे हैं, इनकी संख्या 4 होती है, 1 2 3 4 हैप्लॉइड मदर सेल में डिवाइड हो जाता है, जिसे टेट्राड ऑफ फंक्शनल हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स या इसी को मेगा स्पोरेस बोला जाता है। यानी अब ये आपका मदर सेल में एन होता है, हैप्लॉइड होता है। अब इसके एक स्पोर्स की अगर हम बात करें तो एक स्पोर जो होते हैं, मतलब एक सेल जो होता है, एक सेल की माइटोसिस की प्रक्रिया होती है, और माइटोसिस प्रक्रिया के दौरान जो है ये जो है 2 सेलों में विभाजित हो जाता है। यानी ये जो है एक सेल जो है 2 सेलों में विभाजित हो जाता है और विपरीत ध्रुवों की ओर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये जो एक सेल होता है ये 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, 2 सेल में डिवाइड हो जाता है और विपरीत ध्रुवों की ओर चलते हैं। तो भाई एक ध्रुव जो होता है वो निभाग की ओर होता है जिसे चलाजा बोलते हैं, और दूसरा जो होता है बीजांड द्वार की ओर। ये भाई 2 सेल होते हैं, एक जो बाहर की ओर होता है वो बीजांड द्वार की ओर होता है, और जो भीतर की ओर होता है वो चलाजा की ओर जो है या जिसे निभाग बोलते हैं। ऐसे दोनों भाई आपने इसके पहले वाले डायग्राम में देखा, आप जानते हैं ये ऊपर वाला सिरा जो होता है वो चलाजा होता है, निभाग होता है, और नीचे जो है बीजांड द्वार होता है। तो ये सेल जो होते हैं
जब डिवाइड होते हैं तो एक जो है चलाजा की ओर जाते हैं, निभाग की ओर, और दूसरा जो है बीजांड द्वार की ओर पहुंचते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये दो सेलें जो है विभाजित हुई है। अब ये क्या करती है, जब दोनों विपरीत ध्रुव की ओर पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद ये भी जो है माइटोसिस की प्रक्रिया होती है, यानी दो केंद्रक सेल जो होते हैं ये 4 केंद्रक सेल में विभाजित हो जाते हैं। यानी एक इधर वाला भी 2 में डिवाइड हो जाता है और इधर वाला सेल भी जो है 2 में डिवाइड हो जाता है। यानी इधर वाले भी 2 में डिवाइड होंगे और इधर का भी 2 केंद्रकों में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से 4 केंद्रक का निर्माण होता है। यानी माइटोसिस के दौरान ये जो है 4 केंद्रकों में विभाजित हो जाते हैं। अब ये जो 4 केंद्रक बनते हैं, फिर इसमें माइटोसिस की प्रक्रिया होती है और 4 से 8 केंद्रक का निर्माण करते हैं। तो जब 8 केंद्रक का निर्माण करते हैं तो इनमें से देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा। बीजांडद्वार होता है, उधर का एक केंद्रक, और जो हमारा निभाग चलाजा होता है उधर का एक केंद्रक, यानी एक केंद्रक इधर का और एक केंद्रक। भाई ये जो है कितने में, 4 में डिवाइड हुआ। तो जब 4 केंद्रक में डिवाइड होगा, भाई 4 केंद्रक में ये भी डिवाइड होगा, 4 ये भी डिवाइड होगा, तो इसमें से एक ये जो है और एक इधर से, यानी चलाजा की ओर का एक केंद्रक और बीजांड द्वार की ओर का एक केंद्रक, ये बीचों बीच में, दोनों के बीच में मध्य की ओर बढ़ते हैं। तो ये दोनों मध्य की ओर बढ़ते हैं तो इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 3 इधर होते हैं निभाग की ओर और 3 जो है बीजांड द्वार की ओर होते हैं, और ये बीच में जो है 2 केंद्रक जो है पहुंचते हैं। अब यहाँ पर ये जो 3 होते हैं इसमें 2 तो सिनर्जाइड होते हैं, 2 केंद्रक जो होते हैं वो सिनर्जाइड होते हैं, और एक केंद्रक जो होता है वो एग सेल का निर्माण करते हैं, एग सेल कहलाते हैं। और ये जो विपरीत दिशा की ओर चलाजा की ओर 3 केंद्रक होते हैं, ये एंटीपोडल सेल बोले जाते हैं। ये बाद में इनका कोई काम नहीं रहता, ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं। और ये एक सेल मदर सेल होता है, और इसमें जो है सिनर्जाइड में जो 2 सिनर्जाइड होते हैं इनका काम इतने होता है कि बीजांड द्वार से जो है मेल स्पोर को जो है यहाँ तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है, 2 सेल जो है पोलर न्यूक्लियाई विध्रुवक की तरीके से ये 2 सेल जो है इसमें रहते हैं। समझ में आई बात। तो इस डायग्राम को जो है इसी में लिखा गया है और कोई नई बात नहीं है। इसको आप समझ सकते हैं कि क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशा होती है। यानी जो क्रियाशील मादा युग्मोद्भिद होता है, भाई आप जानते हैं कि कोई भी पुष्पीय पादप होते हैं तो इसमें एक गुरु लघु बीजाणु होता है और दूसरा मादा युग्मोद्भिद होता है। तो इसी में तो जो गुरु बीजाणु होता है, गुरु बीजाणु को ही मादा युग्मोद्भिद कहा जाता है। तो यहाँ पर क्रियाशील गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशा होती है। यानी ये प्रथम कोशा मतलब प्रथम कोशिका होती है। गुरु बीजाणु अगुणित होता है। अगुणित का मतलब सिंगल सेल का होता है, अकेला सेल। तो हैप्लॉइड होता है, एन होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु का आकार बढ़ जाता है। यानी ये होता क्या है कि जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है इसका पहले धीरे धीरे आकार बढ़ने लगता है। भाई जब प्रक्रिया करना है, डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो क्या होगा कि जो एक सेल होता है, हैप्लॉइड सेल होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और जब बढ़ने लगता है तो गुरु बीजाणु का आकार जो हैप्लॉइड होता है, सिंगल सेल होता है, धीरे धीरे बढ़ता है तो आकार बढ़ जाता है तथा यह बीजांड काय का अधिकांश भाग घेर लेता है। और जब आकार बढ़ जाता है तो बीजांड का जो पुष्प का बीजांड काय भाग होता है उसको जो है पूरी तरीके से लगभग घेर लेता। अब क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक, अब ये जो बीच में केंद्रक क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्रक होता है ये सूत्री विभाजन द्वारा, अब ये क्या है, सूत्री विभाजन होता है जिसे आप समसूत्री विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 संतत केंद्रक बनाता है। आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ करके 2 संतत केंद्रक का निर्माण करता है। तो वही कहा गया 2 संतत केंद्रक बनाता है। दोनों केंद्रक दोनों ध्रुव की ओर बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ये दोनों केंद्रक जो बना हुआ है दोनों ध्रुव की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। इनमें से एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा दूसरा केंद्रक निभाग की ओर पहुंचता है। भाई जब दोनों विभाजित होंगे तो एक केंद्रक ऊपर की ओर चला जा जिसे निभाग बोलते हैं, और नीचे की ओर बीजांड द्वार जो होता है ये दोनों ध्रुव की ओर पहुंचते हैं। तो वही लिखा है कि दोनों केंद्रक दोनों ध्रुव की ओर पहुंचते हैं। इनमें से एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर
तथा दूसरा केंद्रक निभाग जिसे चलाजा की ओर पहुंच जाते हैं, यानी दोनों विपरीत ध्रुव की ओर पहुंच जाते हैं। आगे कहा गया ये दोनों संतत केंद्रक पुनः एक सूत्री विभाजन द्वारा 4 संतत केंद्रक बना लेते हैं, यानी ये 2 के संतत केंद्रक होते हैं, पुनः ये सूत्री विभाजन करेंगे और फिर 2 से ये 4 संतत केंद्रक में डिवाइड हो जाते हैं। 4 संतत केंद्रक बना लेते हैं और इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर 2 केंद्रक हो जाता है। आप देख रहे हैं कि हर ध्रुव पर 2 केंद्रक हो जाते। भाई एक डिवाइड हुआ, 2 हुआ, दोनों विपरीत ध्रुव की ओर गए और जाने के बाद अब ये फिर पुनः जो है माइटोसिस की प्रक्रिया करेंगे और 2 से ये 4 हो जाते। इसके पश्चात केंद्रकों में पुनः तीसरा विभाजन होता है, यानी अब 4 तो हुए, अब 4 से तीसरी बार फिर विभाजन होगा। तो तीसरी बार जब विभाजन होता है तो जिससे 8 केंद्रक बन जाते हैं। आप देख रहे हैं इसके बाद जब विभाजन होता है तो 8 केंद्रक बनते हैं, 4 इधर बनता है, 4 इधर बनता है। अब इसमें बीच वाला एक प्रोसेस नहीं दिखाया गया है, यानी 4 ये इस तरीके से 4 ऊपर 4 नीचे 8 केंद्रक का निर्माण करते हैं, जिससे 8 केंद्रक बन जाता है। इनमें से 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर तथा 4 केंद्रक निभाग की ओर होते हैं। भाई 4 केंद्रक नीचे बीजांड द्वार की ओर और 4 केंद्रक ऊपर निभाग की ओर होते हैं। अब एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर से तथा एक केंद्रक निभाग की ओर से केंद्र की ओर बढ़ते हैं। अब जब 4 ऊपर और 4 नीचे हो जाते हैं तो एक बीजांड द्वार की ओर से और एक निभाग की ओर से ये मध्य की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, बीच की ओर बढ़ते हैं। दोनों ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य में आकर एक दूसरे से मिलकर द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं, यानी दोनों साइड से एक एक केंद्रक आते हैं और मध्य में आकर के ये दोनों आपस में जुड़ करके जो है द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? भाई एक किनारे से आएगा, एक इधर से आएगा, दोनों बीच में आएंगे, मिलेंगे और मिल करके यहाँ पर आपस में इकट्ठा होकर के द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी सेल्स का निर्माण करते हैं। अब मामला यह है कि बीजांड द्वार की ओर बचे 3 केंद्रक। आप जानते हैं ये बीजांड द्वार की ओर ये 3 केंद्रक इधर बचा हुआ है और निभाग की ओर भी 3 केंद्रक बचा हुआ है। तो इसमें बताया गया जो 3 केंद्रक है उनमें कौन क्या है। तो कहा गया बीजांड द्वार की ओर बचे 3 केंद्रक के बीच भित्ति निर्माण हो जाता है, यानी इसके ऊपर जो है भित्ति का फॉर्मेशन। भाई 3 बचा रहेगा तो तीनों के ऊपर क्या होता है, एक भित्ति बन जाता है। हो जाने से अंड उपकरण बन जाता है। भाई भित्ति बन जाती है तो इसे हम अंड उपकरण एग ऑपरेटस जो है कहा जाता है। इस अंड उपकरण के मध्य में एक बड़ी अंड कोशिका अथवा मादा युग्मक, भाई जो ये अंड उपकरण होता है भाई 3 है, तीनों के ऊपर जो है एक ऑपरेटस चढ़ जाता है तो अंड उपकरण बोला गया। अब इसमें मामला यह है अंड उपकरण के मध्य में एक बड़ी अंड कोशिका, यानी इन तीनों में एक बड़ी अंड कोशिका होती है अथवा मादा युग्मक जिसे हम मादा युग्मक कहते हैं, तथा दोनों ओर 2 सहायक कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय कहते हैं। देखो इनमें 2 जो है, एक मादा युग्मक होता है एग सेल और 2 जो है सहायक कोशिका होती है, यानी मादा युग्मक के साथ जो है 2 सहायक कोशिका होती है। 3 होते हैं तो बीच वाला जो है मादा युग्मक होता है और 2 जो है सहायक कोशिका होती है। तो तीनों मिला करके जो है पूरे समुच्चय का निर्माण करते हैं। तो वही कहा गया है सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय कहते हैं। सहायक कोशिका निषेचन के समय पराग नली का पथ प्रदर्शन करती है। भाई ये जो सहायक कोशिकाएं 2 होती हैं, ये जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये पराग नली में सहायता करती है। इस प्रकार निभाग की ओर के 3 केंद्रक 3 प्रतिमुख कोशिकाएं बना लेती है। भाई जो इधर 3 केंद्रक जो होते हैं 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं बनाती हैं। इन प्रतिमुखी कोशिकाओं का कोई निश्चित कार्य नहीं होता तथा ये कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। भाई ये जो 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं एंटीपोडल्स से बोला गया है, इनका कोई विशेष काम नहीं होता है, ये धीरे धीरे जो है नष्ट हो जाता है। तो ये कहा गया कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं और विकसित होता हुआ भ्रूण कोश प्रायः प्रदेह पर पोषण के लिए निर्भर करता है। भाई ये धीरे धीरे विकसित होता है तो जो प्रदेह होता है इसी पर ये जो है इसका पोषण होता है। इस प्रकार जब भ्रूण कोश एक गुरु बीजाणु से विकसित होता है तो इसे एक बीजाणु कहा जाता है। भाई गुरु बीजाणु जब भ्रूण से धीरे धीरे विकसित होता है तो इसे एक बीजाणु कहा जाता है, एक बीजाणु कहा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से ये मादा युग्मोद्भिद कह लीजिए या इसी को जो है भ्रूण कोश का विकास
कह लीजिए। तो इस तरीके से भ्रूण कोश का विकास जो है देखने को मिलता है। समझ में आई बात कि नहीं? इसमें कुछ नई बात नहीं है। मेन ये होता है कि हमारा जो मादा युग्मोद्भिद मदर सेल होता है, एक सेल होता है, तो एक कोश का क्या करता है कि धीरे धीरे पूरे जो है भ्रूण का विकास शुरू होता है। तो ये क्या करता है, तो ये धीरे धीरे बढ़ता है। एक केंद्रक जो होता है, एक सेल होती है, धीरे धीरे बढ़ती है और पूरे अंडकोश को कवर कर लेता है। और कवर करने के बाद ये डिवाइड होता है, तो दो केंद्रक में टूटता है और दोनों केंद्रक क्या करते हैं, विपरीत ध्रुव की ओर, एक जो है बीजांड द्वार की ओर, एक निभाग की ओर बढ़ते हैं। और बढ़ने के बाद 2 से फिर 4 हो जाते हैं। और 4 जब बनते हैं तो 4 बनने के पश्चात ये 4 से फिर ये डिवाइड होंगे और 8 सेल से निर्माण करते हैं। और 8 सेल बनने के बाद बीजांड द्वार का एक सेल और फिर एक सेल निभाग का, दोनों बीच की ओर बढ़ते हैं। और बढ़ने के बाद 3 जो है बीजांड द्वार की ओर और 3 निभाग की ओर बचते हैं। और ये जो 3 बीजांड द्वार की ओर बचते हैं, तो बीच वाला एक बड़ा सेल होता है जिसे मदर सेल कहते हैं। और बाकी 2 जो होते हैं वो सहायक सेल होते हैं। तो जो सहायक सेल होते हैं इनका काम होता है सहायता करना फर्टिलाइजेशन के समय, और जो मदर सेल होते हैं ये इनसे जो है फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरीके से बाकी जो एंटीपोडल सेल होते हैं, ये एंटीपोडल सेल ये भी रहते हैं और धीरे धीरे ये भी जो है रिप्रोडक्शन होने के बाद ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है मादा युग्मोद्भिद का विकास होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये इसका आपका डायग्राम हो गया और इस तरीके से आपको लिखना है। तो दोनों बातें समझ में आ गई होगी। आप इसको देख करके आप प्रयास करेंगे, आराम से याद हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।